नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, एक दिन ऐसा जिस दिन देश अपने गुरुओं को नमन करता है, युवाओं के भविष्य को दिशा देने वालों का सम्मान का दिन होता है, उनका सम्मान होता है। लेकिन इस बार 5 सितंबर शिक्षक दिवस दिल्ली की सड़कों पर एक नया इतिहास, एक नई इबारत, एक नया इतिहास और जनाक्रोश का नया अध्याय लिखने जा रहा है। इंडिया गेट से लेकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक सड़कों पर जेनजी, युवा और छात्र उतरेंगे, बल्कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे वो बदहवास और बेबस माँ बाप भी, जिन्होंने नीट की परीक्षा की धांधलियों की भेंट अपने बच्चों को चढ़ते देखा और उन्हें खो दिया। उनके साथ होंगे वो छात्र भी जिन्होंने जुलाई की तपा देने वाली धूप में, चिलचिलाती धूप में अपने हक की लड़ाई लड़ी, आवाज़ उठाई तो बदले में मिली दिल्ली पुलिस की लाठियाँ, वो भी कीलों से लगी हुई। करंट लगाया गया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। सीजेपी का दावा है, कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन को लीड कर रही थी, उसका दावा है कि 25 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ जो टेबल टॉक हुई थी, 36 दिनों का आंदोलन इसी उम्मीद से वापस लिया गया था कि सरकार लिखित समझौता करेगी, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेगी और न्याय की राह साफ करेगी, सारी मांगे मानेगी। लेकिन नतीजा सिफर रहा। सीजेपी नेताओं ने आज आरोप लगाया कि 36 दिन के इंतजार के बाद भी सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। 8 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में दर्ज एफआईआर्स की सूची मांगी, तब भी केंद्र सरकार की तरफ से मामलों को रद्द कराने पर कोई ठोस और स्पष्ट रुख दिखा नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी इसे सीधा विश्वासघात और जेनजी के साथ धोखाधड़ी बता रही है। उनका साफ कहना है कि हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी न समझा जाए, सद्भावना के बदले अगर छल मिलेगा तो फिर संग्राम बड़ा भीषण होगा। क्या 25 जुलाई को मंत्रियों के साथ हुई वार्ता सिर्फ आंदोलन खत्म कराने का एक पॉलिटिकल पैंतरा था? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो फिर सरकार दर्ज एफआईआर को वापस लेने और लिखित समझौते पर कदम क्यों पीछे खींच रही है? जिन परिवारों ने परीक्षा प्रणाली की नाकामी के कारण अपने बच्चे खो दिए, क्या 5 सितंबर को सड़कों पर उतरने के अलावा उनके पास कोई चारा बचा है? क्या युवाओं का ये जनाक्रोश केंद्र सरकार की साख पर भारी पड़ने वाला है? आज मंथन में यही सवाल। जेनजी से वादा खिलाफी, आज इस बात पर हम मंथन कर रहे हैं और वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस को एक मार्च करेंगे दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक और आंदोलन को एक बार नए सिरे से शुरू करेंगे। और दिल्ली में 5 सितंबर को आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। देश भर का जेनजी, उनके माता पिता, युवा और तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि सीजेपी का दावा है कि सरकार ने जो समझौता किया था वो एक धोखा साबित हुआ और उनके साथ विश्वासघात किया गया। सुनिए। देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर के युवाओं से कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉन्च हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, एंड साथ साथ जो कॉम्पेंसेशन, मुआवजा मिलना था एक ऑनरेबल अमाउंट, वो भी सारे फैमिलीज को मिलेंगी जिनके बच्चे नीट के वजह से, नीट पेपर लीक के वजह से आत्महत्या करके उन्होंने खो दिया। ये दोनों डिमांड्स अभी तक सरकार ने फुलफिल नहीं किया।
तब भी हमने देखा यूनियन गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं ये बोला कि वो चाहेंगे कि वो 142 की पावर के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपील करें कि वो सारे एफआईआर साथ में क्वॉश करें, और कॉम्पनसेशन के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अभी जब आज ये मीटिंग हुई है, आई थिंक हमारा पेशेंस एकदम चेक करा गया है। हमें हर तरह से ऐसे फंसाया गया है कि आप पूरे मामले को डिले करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि जो कॉकरोचेस जंतर मंतर पे 1.5 महीने रह के एक इस्तीफे का डिमांड कर सकते हैं, वो जितने वादे उन्होंने हमें बोले थे पूरे करने के लिए, उसके डिमांड के लिए वापस से आ सकते हैं। देश में जेनजी और जेन अल्फा के आंदोलन के बाद से राज्य सरकारों में एक तरीके से अलग तरीके का जोश नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश भर की तमाम राज्य सरकारें अब जेनजी और जेन अल्फा के लिए तमाम ऐसी सहूलतें देने की प्रयास कर रही हैं, और ख़ासतौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव है 2027 में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी ऐसे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में वहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियाँ निकाल कर उन्हें देने का ऐलान किया है, और कुछ तस्वीरें बड़ी बेहतरीन आई हैं। योगी जी जेनजी जस्चर में नजर आए हैं। दोनों तस्वीरें आपको दिखाएंगे, पहले सुनिए। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है, और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना है। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब केंद्र सरकार तो जेनजी से वादा खिलाफी कर रही है, और योगी आदित्यनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि भैया इस समय सीमा को थोड़ा और कम करो। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक 6 महीना में 1 लाख नौकरियां किसी ने नहीं दी, हम देने जा रहे हैं। मुबारक हो योगी जी आपको और इस प्रदेश के युवाओं को कि बहुत अच्छा, इसे अच्छा कदम युवा मानते हैं कि भाई, वो कह रहे हैं कि तमाम बोर्डों से और तमाम भर्ती बोर्डों से उन्होंने कहा कि इस समय सीमा को और कम करें ताकि युवा भटके नहीं, जेनजी भटके नहीं। ये जेनजी का दबाव है निश्चित तौर पर सरकारों में। जेन अल्फा जिस तरीके से अपना हक मांग रहा है, जेनजी का दबाव है, और इलेक्शन है तो उनको पता है कि 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो वोट देते हैं, और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को सिर माथे पर बैठाया तो हटा भी सकते हैं। इस सरकारों को अच्छी तरीके से इल्म है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कदम ये सराहनीय है, और इसी कार्यक्रम में योगी जो युवा प्रतिभागी थे, जिनको उन्होंने कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनके साथ एक जो जेनजी का जेस्चर है सेल्फी वाला, वो देखिए जरा। ये देखिए योगी जी सेल्फी ले रहे हैं, और जेनजी के साथ कंपैटिबिलिटी बैठाने की कोशिश आजकल नेता कर रहे हैं। अच्छी बात है, और ये आंदोलन की देन है कि जिस तरीके से जेनजी ने, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी ने इसको धार दी हो, कांग्रेस पार्टी की एनएसवाई ने धार दी हो, विपक्ष ने धार दी हो, लेकिन अल्टीमेटली इस देश का युवा जागा है, और इस तरह की तस्वीरें बड़ी सुखद हैं। मंथन शुरू करते हैं। हमारे साथ में मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ऋषभ पांडे प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, जो कांग्रेस की छात्र विंग है, वेदांत मेहरोत्रा हैं सीजेपी की प्रवक्ता हैं हमारे साथ, सोनाली यादव हैं प्रदेश अध्यक्ष आइसा की, उत्कर्ष अवस्थी हैं सह संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उत्कर्ष सिंह चौहान एक युवा डिबेटर हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। उत्कर्ष ने तमाम इस देश भर में जाके तमाम डिबेट्स में हिस्सा लिया है। जो छात्र संसद के वो विजेता भी हैं, अच्छा बोलते हैं उत्कर्ष। बहुत स्वागत सभी मेहमानों का और बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत सीजेपी के वेदांत मेहरोत्रा से करेंगे। वेदांत, क्या दिक्कत आ गई, क्या ऐसा लगा, क्या ऐसा वादा खिलाफी लगी कि आप लोगों ने ऐलान कर दिया कि हम अब आंदोलन करेंगे और
बड़ी बहुत सारे अब 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में देखने को मिलेगा। वेदांत बोलिए। वेदांत, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। सभी को नमस्कार। नमस्ते। जैसे ही आप सभी को पता है कि 25 जुलाई को आंदोलन इसलिए नहीं रुका था कि सीजेपी की मांगे खत्म हो गई थी। आंदोलन इसलिए रोका गया था क्योंकि केंद्र के 2 बड़े मंत्रियों के साथ लिखित और बात सीजेपी ने सरकार पे भरोसा रखा। हमारी जो मांगे थी कि हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पे एफआईआर लॉन्च नहीं होगी, जिन फैमिलीज ने अपना बच्चा खोया है उनको एक मिनिमम अमाउंट का कंपनसेशन दिया जाएगा, वो सब मांगों पे अभी तक केंद्र सरकार ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। और अगर एक्शन लिया है तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसे दिखाया क्यों नहीं गया है? ठीक बात। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने एक तरीके से लॉलीपॉप भी नहीं दिया, एक तरीके से जेनजी के साथ धोखा है, ये ऐसा कह रहे हैं आप? जी, सरकार ने सिर्फ बातें करी, काम कुछ नहीं किया। तो अब आगे का कदम 5 तारीख को मार्च है और उसके बाद फिर 5 तारीख को मार्च रहेगा। उसके आगे भी अगर सरकार तब भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम वापस से धरना प्रदर्शन की ओर जा सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार को लगता है कि वो सिर्फ बातें करके जेनजी या किसी भी यूथ को भटका सकती है, स्टेज से अलग कर सकती है, तो ऐसा नहीं होगा। यूथ पहले भी दम रखता था अपनी बातें मनवाने का, यूथ अब भी दम रखता है अपनी बातें मनवाने का। धन्यवाद। अमितेश पाल भी हैं, BAPSSA के सदस्य हैं हमारे साथ में। अमितेश पाल, आपका भी बहुत स्वागत। उत्कर्ष अवस्थी हमारे साथ युवा साथी के रूप में कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आज वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संयोजक के रूप में हैं। उत्कर्ष अवस्थी, ये वादा खिलाफी हुई है युवाओं के साथ, मैं तो कहता हूं कि धोखाधड़ी है। आपने बिल्कुल युवाओं को घर बुला लिया और सरकार बड़ा डंका बजा रही थी कि साहब कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमने तो सीधे जो आंदोलनकारी थे उनसे हमने बात कर ली। अब ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं उत्कर्ष? आप भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी परिषद के नेता हैं। अगर विद्यार्थी नहीं भी होंगे तो मुझे तो उम्मीद है कि आप पक्का विद्यार्थी होंगे। बोलिए। जी भाई साहब, बिल्कुल मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे लगता है कि जो सीजेपी की मांगे थी तो सरकार ने उनको केटर किया है, लेकिन सबसे पहले मुझे बात कर लेनी पड़ेगी कि सीजेपी की आखिर मांगे थी क्या। तो सीजेपी ने मांग रखी सबसे पहली कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, वो उनको इस्तीफा मिला। दूसरी उनकी मांग थी कि जिनके ऊपर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दायर किए गए हैं, जिनके ऊपर भी एफआईआर किए गए हैं, उन पर एफआईआर हटाई जाए। दूसरी इनकी मांग थी। तो मैं उनसे सबसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ सीजेपी वालों से और बाकी विपक्षी पार्टियों से कि आप ये बताइए कि 2883 लोग जो आपके प्रोटेस्ट में प्रतिभाग करते हैं, अरे उनके सर, ऊपर इस सवाल पहले इनको से पूछना criminal चाहिए था, आप records क्यों होते हैं। पूछ रहे हैं? वादा खिलाफी आपके लोग करते हैं और सवाल आप उल्टा आप ही सवाल पूछते हैं। मतलब आप भी विपक्ष से ही सवाल पूछेंगे और सत्ता पक्ष में आप लोग हैं। नहीं नहीं भाई बड़ा अच्छा नहीं, ट्रेंड सत्ता आपने पक्ष देश में में सेट किया है। देखिए, अब आप कह रहे हैं 2700 नहीं अपराधी देखिए, हैं, तो भाई साहब आपकी नहीं सरकार है भाई दिल्ली साहब क्या में, है, विद्यार्थी परिषद के नेताजी, नहीं आपकी सरकार है। हमारी सरकार नहीं है। 2700 लोग कैसे घुसे? 2800 लोग क्रिमिनल उसमें, इसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? देखिए, नहीं 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 भाई साहब, मुझे पहले मैं क्लियर कर दूं अपने आप को कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। आरएसएस हम का लोग, छात्र विंग है, मुझे पता है, मैं संघ को बहुत अच्छी तरह जी जानता बिल्कुल, हूं। हम लोग आरएसएस से भले ही आते हैं, लेकिन हम लोग भाजपा के समर्थक नहीं है ना, भाजपा की हम लोग देखिए, पार्टी है। ये दूध और हम पानी को लोग अलग एक, नहीं किया सकता। दूध और पानी आजकल नहीं सब नहीं, घालमेल है। हम लोग इसको देखिए, आप लाख देखिए कहिए कि भाई मैं, साहब, हाँ, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है, इसको कोई नहीं मानेगा नहीं इस नहीं देश नहीं, में, ठीक है। इसको कोई नहीं आरएसएस मानेगा। कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, आरएसएस अच्छा, एक आप स्वयंसेवक एक, अच्छा, संगठन है। आप इस पे बहस ही नहीं, आपके, आप इस देश के एक जिम्मेदार संगठन है, आप आरएसएस के हैं, जी बीजेपी के, इसका कोई मतलब नहीं। भैया ऐसा कहीं जी होता है कि अपराधी दिल्ली में जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, उनके लॉ एंड ऑर्डर में सीजेपी के प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए घुस जाते हैं और आप इन्हीं से सवाल पूछते हैं कि कैसे घुस गए? अरे आपकी पुलिस क्या कर रही थी भाई? नहीं छात्रों पे नहीं, कील देखिए चलाओगे, पुलिस, छात्रों ठीक को है। करंट लगाओगे, अपराधियों अब को करंट क्यों नहीं लगाया आपने? भाई साहब देखिए, बाराती जब बारात होती है, शादी होती है, तो बहुत सारे बाराती बिन बुलाए भी आते हैं। ठीक है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था,
तो हम लोग वहां पे ये तय नहीं कर सकते थे कि हमें प्रोटेस्ट में कौन होगा कौन नहीं होगा। लेकिन जो डेटा निकल करके आया है बाद में, जब सबको चिन्हित किया गया, तो उसमें से 2883, जो मैं संख्या आपको बता रहा हूँ वो आप सर्च भी कर सकते हैं, देख सकते हैं वेबसाइट्स पे। 2883 वहां पर जितने भी लोग थे प्रोटेस्ट करने आए थे, उनमें से 2883 लोगों के ऊपर मुकदमे थे, उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अरे थे। मुकदमे तो और इस जो देश आपने के बात करी सांसदों कि पर हैं। कम से कम 100 सांसद हैं इस देश के ऐसे जिन पे बहुत हीनियस क्रिमिनल मुकदमे हैं इस देश में, तो संसद में नहीं बैठे हैं क्या उनको? और ठीक है, और ये मैं अगर इतने उनका बड़े भी विरोध क्रिमिनल करता हैं हूँ। उत्कर्ष हाँ, अवस्थी, तो इनको पुलिस ने रोका क्यों नहीं? कैसे जाने दिया उस प्रोटेस्ट में? इतने बड़े क्रिमिनल हैं, इसका मतलब इंटेलिजेंस सिस्टम फेल है, वो नहीं रोक पाया इन क्रिमिनल्स को। और छात्रों के बीच जाके उन्होंने वहां अनरेस्ट किया। और उन क्रिमिनल्स का क्या होगा जो 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 बिना वर्दी के लाठी चला रहे थे, बहनों को परेशान कर देखिए रहे थे, देखिए, मैं आपको एक उनका बात क्या क्लियर कर होगा दूं। भाई? 13 मई 2026 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एक इकलौता अच्छा, ऐसा आप लोग इस छात्र प्रोटेस्ट में थे संगठन था। क्या उत्कर्ष? जैसा आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे जी, पता करते, आप लोग क्या इस प्रोटेस्ट देखिए, में थे? जी वही मैं बता रहा हूँ कि 13 मई 2026 को हाँ। सबसे पहला छात्र संगठन जिसने नीट के खिलाफ या नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जंतर था, मंतर पे थे क्या वो आप? अखिल मैं भारतीय मान ले रहा विद्यार्थी। हूं कि आपने ही झंडा बुलंद किया, आपकी आवाज ही जी, देश की आवाज बनी। जंतर मंतर पे थे क्या आप? जंतर मंतर पे बिल्कुल थे हम लोग। एनटीए के हेडक्वार्टर्स के बाहर थे, हमने एनटीए के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट किया। हम लोग जंतर मंतर पर जाकर के वहां पर हम लोगों ने नाटक करने का काम नहीं किया। अच्छा। हम लोगों ने एनटीए के हेडक्वार्टर्स के बाहर जाकर के और एनटीए के चेयरमैन का इस्तीफा मांगने का काम किया। मिला? हम लोगों ने अपनी मिल गया? डिमांड्स रखी। नहीं, इस्तीफा नहीं मिला। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, जो कि सीजेपी की, ठीक है, सीजेपी ने ये मांग रखी थी, सीजेपी की ये मांग पूरी होती है। उन्होंने मांग रखी थी कि भैया हमको उनका इस्तीफा चाहिए, तो इस्तीफा उनका मिला। लेकिन बाकी मांगे आपकी क्या है? बाकी मांगे तो आपकी खोखली बताइए है ना। भाई, वेदांत आपने मेहरोत्रा, सिस्टम पे, वेदांत नहीं, मेहरोत्रा वो कह रहे हैं आपने धर्मेंद्र धर्मेंद्र सिस्टम प्रधान का इस्तीफा। सिस्टम पे क्या सवाल किया? सिस्टम पे क्या मांगे रखी? सिस्टम का सवाल बताइए, क्या सवाल किया? आपके पास मतलब कोई एजेंडे नहीं था? आपको मंत्री जी ने बुलाया, आप भी अपना लॉलीपॉप खाने चले गए, और वो अपने नहीं, सोनम वांगचुक भी चले गए वहां पे। देखिए हमारा मेन एजेंडा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं था। हमें एक एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना था। हमें एक एग्जाम्पल सेट करना था कि अगर अरे वो क्या मांगे इतने थे सालों से महाराज, वो तो बताओ। ऐसे तो हम भी बहुत सैद्धांतिक बातें करते हैं कि हमें देश को सुधार देना है और राष्ट्रवाद लाना है और ये करना वो करना। मांगे क्या हैं? आप लोग तो युवा हो भाई, आप तो हमारा भविष्य हैं। आप बताइए क्या मांगे हैं कि आपको गुमराह कर दिया कि भाई मंत्री जी ने बुलाया, आप लोग बड़े खुश हो गए, वाह वाह क्या बात है, नड्डा जी ने बुलाया, प्रधानमंत्री जी से बात करा दी, मामला ठीक हो गया। क्या इस तरह आंदोलन के साथ छल किया गया क्या? हमें हमारी जब जेपी नड्डा जी से बात हुई थी, तब 3 हमारी मांगे रखी गई थी। जी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, जो कि सरकार ने पूरा किया। उसके बाद जो भी क्रिमिनल चार्जेस प्रोटेस्टर पे लगाए गए हैं वो सब नहीं लगे, एफआईआर लॉन्च ना हो। और तीसरी मांग कि जितनी भी फैमिलीज ने अपने एक बच्चे को खोया है, उन सबको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलना चाहिए। जो आखिरी की 2 डिमांड हैं, उनमें से एक भी मांग अभी तक सार्वजनिक रूप से पूरी नहीं की गई है। आप एफआईआर लॉन्च वाली चीज हटाइए। आप ये बताइए कि जिस फैमिली ने अपना एक बच्चा खोया है, या जिसका एक लौता बच्चा चला गया है, कि क्या सरकार उसको कुछ भी अपने तरफ वेदांत, से कोई नहीं दे लिखित सकती? समझौता हुआ था? समझौते यूं ही तो नहीं होते भाई। इतना बड़ा आंदोलन और आप जाके जबानी जमा खर्च करके चले आए आपके नेता। कोई लिखित हमारे समझौता हुआ? नड्डा जी ने कुछ लिख कर दिया? हम लोगों ने अपनी तरफ से लिखित में ही दिया गया था, और उन लोगों ने हमें स्पष्ट रूप से कहा था कि वो ये सारी मांगे पूरी करेंगे। तभी तभी सीजीपीए ने अपना प्रोटेस्ट रोका था, जब सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमारी तीनों मांगे पूरी करेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमितेश पाल को चर्चा में लेते हैं। इस बीच हमारे साथ ऋषभ आ गए हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऋषभ, आपका भी स्वागत। अमितेश बताइए भाई, अमितेश बताइए कि ये भाई सीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इनके साथ छल हो गया, विद्यार्थी परिषद नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले झंडा हम ही ने बुलंद किया। आप लोग क्या कर रहे थे भाई? अमितेश, अमितेश सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही। अमितेश, आप क्या कर रहे थे? आपने सुना कि भाई ये एबीवीपी कह रहे हैं कि हमने सबसे पहले हमने एनटीए घेरा और हमने भी इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया। सीजेपी
दावा कर रही है कि सरकार ने उनके साथ छल कर दिया आंदोलन को ही खत्म कराने के लिए। ये झूठी बातें कही कि हम ऐसा कर लेंगे और फिर नहीं हुआ। आप लोग क्या कर रहे थे? बोलिए। मुझे लगता है अमितेश पाल का कुछ नेटवर्क में दिक्कत है। एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋषभ। ऋषभ, अभी सीजेपी तो यही है। हाँ बोलिए बोलिए। जी बताइए बताइए, मैं आवाज सुन हाँ रहा हूँ। ऋषभ, आप मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हो तो मेरा सवाल लीजिए। आ रही है आपकी आवाज। अभी सीजेपी के ने ऐलान कर दिया है कि भाई हम 5 सितंबर को एक मार्च करें, आंदोलन करें, सरकार ने छल कर दिया हमारे साथ। एबीवीपी कह रही है कि भाई हमने एनटीए के यहाँ हमने धरना प्रदर्शन किया और हम ही सबसे ज़्यादा मांग उठा रहे हैं। आप लोग इस पूरे प्रकरण में और एक फिर से आंदोलन शुरू करने पर आपका संगठन क्या सोच रहा है? उसे नौजवानों छात्रों से छल करने काम करती आई, और ये जो बैठ के इन लोग का आपसी बातचीत हुआ, ये इतना बड़ा आंदोलन जो बाद में जाके छात्रों पे लाठियां बरसा के, गोली चला के, छर्रे उनके सीने में लगा के, गोलियां उनके भाई आंख में लग चुकी है। जब राहुल गांधी जी उनके एफआईआर कराने के लिए थाने पर बैठ चुके थे, तो साफ तौर पर नहीं आता कि हमेशा सरकार छात्रों के साथ छल करने का काम की। अब जब चुनावी रूप उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे पूरे देश के अंदर आए हैं, तो छात्रों के हक की बात भाजपा सरकार करना चालू कर। सबसे बड़ी बात यह है कि सीजेपी ने किस तरीके से क्या अपनी आपसी भाजपा सरकार से और गृह मंत्री से आपसी सहमति बना के किन मुद्दों पर वहां पे उस समझौते को, उस आंदोलन को समाप्त किया, और उसके बाद भी आंदोलन होने जा रहा है। तो ये सरकार के साथ साथ ये छात्रों के हक की लड़ाई का फिर से नुकसान होना तय है, और आंदोलन होना भी चाहिए। आंदोलन एक बड़ा रूपरेखा लेना चाहिए, और जब जब सरकार अगर छल कर रही है छात्रों नौजवानों के साथ, उसमें लिखित रूप से इनका क्या आपसी मतभेद हुआ, आपसी क्या मन बना कि आंदोलन को समाप्त किया गया, ये सीजेपी के नेता ही तय करेंगे। पर आंदोलन को बार बार समाप्त कर देना, फिर आंदोलन खड़ा करना, कहीं ना कहीं नुकसान है छात्रों के लिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई हंसी खेल नहीं है, खिलवाड़ नहीं है कि आंदोलन खत्म कर दो फिर आंदोलन खड़ा करो। इससे छात्रों का नुकसान होता है, युवाओं को नुकसान हो और आंदोलन को भी चोट लगती है। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देंगे। देश के युवाओं, देश के जनजी के साथ क्या सरकार ने वादा खिलाफी की है, ये आरोप आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया और 5 सितंबर को एक बड़ा मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या जनजी के साथ धोखा कर रही है सरकार या सरकार ने धोखा किया, और क्या सरकारों का रवैया केवल युवाओं के लिए वोट लेने और उन्हें गुमराह करने का है, या फिर उनके लिए, उनके हितों पर भी सरकारें काम करती हैं। आज इसी पर मंथन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उत्कर्ष सिंह चौहान एक युवा हैं, जनजी हैं, उनकी तरफ जाते हैं। उत्कर्ष सिंह चौहान, अभी जो स्थितियां परिस्थितियां हमने आंदोलन की देखी, उसके बाद ये अब कांग्रेस जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो छल हो गया, धोखा हो गया। ऐसी स्थिति में इस देश का युवा, उसका मन मस्तिष्क किस स्थिति में है, क्या वो सोच रहा है, और क्या सरकारें जानबूझकर युवाओं के भावनाओं से खेलती हैं, सोचती हैं कि इनको कुछ ना देना पड़े, वो झुआ भर के, झोली भर के वोट उनको दे दें, और एक से एक बूढ़े बूढ़े नेता अपने आप को जनजी बता के पता नहीं किस किस तरीके से, किस किस रूप में आ रहे हैं। वो ये मजबूरी है, जनजी की ताकत है। उत्कर्ष, देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि जब तक हमारे नेतृत्वकर्ता की औसत आयु 56 होगी, तब तक हमारा युवा अपनी मांगों के लिए लड़ता रहेगा। दूसरी चीज ये, अभी मैं वेदांत जी को सुन रहा था, सीजेपी की बात कर रहे थे, सीजेपी का पक्ष रख रहे थे, तो वो बात कर रहे थे संवेदनशीलता की, जो बच्चों की मतलब एक तरीके से जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो वो संवेदनशीलता कहाँ गई जब आप जेपी नड्डा जी से बात करके आते हैं, अगले दिन आपकी वीडियो सरफेस होती है पार्टी करते हुए, तो क्या तब आप भूल गए थे कि आप किस संवेदनशील मामले को लेकर आप वहां पे थे? क्योंकि आपकी बात हो गई थी, आपने सोचा कि चलिए वो हो गया। इतनी हल्की लीडरशिप लेके अगर युवा जाएगा तो उसका पछताना तय है। अब मैं हल्की लीडरशिप भी क्यों कहता हूं, क्योंकि
आप देखिए ना, इन्होंने बिंदुवर 3 पॉइंट रखे। एक तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे इन्होंने सिर्फ इस्तीफा मांगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि भैया केस हटा देना, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि ये गाली वाली तो दे ही दिए थे, तो उस पर दिक्कत हो सकती थी। और फिर तीसरी चीज, इन्होंने मुआवजे की डिमांड की। चलिए वो तो ठीक है, जरूरी भी था। लेकिन आपको देखना चाहिए, विपक्ष में हो या फिर कोई भी स्टूडेंट लीडर, छात्र राजनीति से जो निकले हुए नेता हैं, वो जब एंटी पेपर लीक बिल 2024 की फिर से अमेंडमेंट की चर्चा होती है, तो उसमें कोई भी राधा कृष्णन कमेटी की बात नहीं करता। कोई भी बात नहीं करता कि कैसे WHO ने हमसे कहा है कि 169 रुपीज हमें पर हेड खर्च करना है मनोवैज्ञानिक एक तरीके से डेवलपमेंट पे, अपने बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, जहां हम 10 ही रुपए खर्च कर पा रहे हैं। कोई भी एक वैलिड क्वेश्चन नहीं होता, उल्टा सदन में 2 दिन लेट हो जाता है आपसी विवाद के नाते। तो ऐसे में कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, मुझे नहीं लगता कि युवाओं के मामले अभी निकट भविष्य में कहीं से मुझे निस्तारित होते दिखते हैं। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात उसने कही। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के गंभीर और मैच्योर नेता हैं, इनसे हम मैच्योर जवाब की भी उम्मीद करते हैं। मनोज पंडित, ये ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि देश भर का जो छात्र है, जेनजी है, उनका नेतृत्व करने वाले लोग कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ? मनोज। दुर्गेंद्र जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। आप ये देखिए कि बिल्कुल सही कहा मेरे मित्र ने कि आप किसी भी चीज को परिपूर्ण तरीके से नहीं लेते तो वो चीजें खराब हो जाती हैं। आप कहते हैं कि आपने मांग रखी कि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार ने आपकी मांग मांगी और देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे दिया उन्होंने। दूसरी बात ये कि लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और रखना भी चाहिए। उन्हें परमिशन दी गई और पूरी सुरक्षा के साथ जंतर मंतर पर बैठाया गया। सारी चीजें जो वादे उनसे किए गए थे सरकार के द्वारा, वो सब पूरे किए गए। अब चूंकि इन्हें लगने लगा कि जन सैलाब और एक ऐसी चीजें कि कुछ ऐसे लोगों को बरगला लें, और एक चूंकि पहला धरना किया था और देश के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो मनोबल बढ़ गया उनका और चीजें अब नई चीजें लाने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स थे उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए था। तो छात्रों के खिलाफ कहां मुकदमा हो रहा है और छात्रों के खिलाफ कहां सरकार कार्रवाई कर रही है? जो सरकार ने कहा था, सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है। ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जो लोग ऐसे थे, जो छात्र थे ही नहीं, जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे, जो वहां पे रील बनाने का काम कर रहे थे, जो वहां पे ऐसा माहौल बनाने का काम कर रहे थे कि जिससे कि चीजें खराब हो, जो देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे थे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कार्रवाई जो सरकार ने कार्रवाई की वो गलत है? तो मेरा मानना यह है कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार अपने वादों को खरे तरीके से पूरा कर रही है। अब चूंकि इनको बहाना ढूंढना है, चीजें ढूंढनी है और फिर एक आंदोलन करना है, फिर एक चीजें करनी है, तो उसके लिए स्वतंत्र है, करिए भाई, पर उसका ठीकरा सरकार के सिर फोड़ रहे हैं, ये गलत चीज है। आप ये देखिए कलकत्ता में कितने दिन हुए सरकार बने हुए? 3 महीने 2 महीने हुए, वहां भी जा रहे हैं। आप क्यों नहीं झारखंड गए? एक बार भी झारखंड नहीं गए ये लोग। और राजस्थान में जाके वो तबेले में स्कूल चल रहा, वहां की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि खुद ही भटके हुए लोग हैं, ये तरीके से चीजों को चला नहीं पा रहे और अपना सारा का सारा ठीकरा जो है सरकार को ठीक है, ठीक है वेदांत, आप भटके हुए लोग हैं। इस देश में जो जंतर मंतर पर हजारों लाखों जो भी आप मानते हो, मनोज पंडित के मुताबिक सारे भटके हुए लोग हैं। बोलिए। भटका युवा तो बहुत खतरनाक होता है देश के लिए। वेदांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेम को और आगे करिए। आपका नूरानी चेहरा नहीं दिख रहा दर्शकों को। बोलिए। जी, जैसे मनोज जी ने कहा कि ये देश का भटका हुआ युवा है। मैं मनोज जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। अगर ये देश का भटका हुआ युवा होता तो ये युवा जंतर मंतर पे मिलके क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेता? क्या ये वहाँ पे अपनी मांग एक रख लेता कि हमें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए? आपने एक और बात कही कि सरकार अपनी सरकार ने सब मांगे पूरी करी हैं।
मैं आता हूँ मुझे उत्कर्ष, बोलने एक दीजिए, मैं चीज का आता हूँ। डेटा दीजिए कि कितने परिवार को कंपनसेशन मिला, और अगर मिला भी तो उसका डेटा अभी तक सार्वजनिक रूप से बाहर क्यों नहीं किया गया है। नहीं आपने देखिए, खुद आप बात कही कंपनसेशन कि की उनको प्रक्रिया उनको सवाल होती करने है, दे वो मनोज, प्रक्रिया से वो मिलेगा। मनोज उनको सवाल जो करने वादा दीजिए, किया, मनोज, वादा किया जाएगा। मनोज प्लीज सवाल पूरा हो जाए तब जवाब दीजिएगा। बोलिए बोलिए वेदांत, कंटिन्यू। मनोज जी ने एक और बात कही कि हम लोग झारखंड में क्यों नहीं गए, वहां के स्टूडेंट्स के साथ हमने अपना प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। झारखंड का हर एक बच्चा वहां पे इंडिपेंडेंट था, वो किसी भी चीज से नहीं जुड़ा हुआ था। हम उन बच्चों के बीच, उनके एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के बीच सीजेपी का नाम नहीं लाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि उनका जितना अच्छा प्रोटेस्ट जा रहा है फिर सरकार उसको कंसीडर भी ना करे, वो कहे कि सीजेपी का प्रोटेस्ट हो गया है। क्योंकि सरकार ने हमारे प्रोटेस्ट के भी 36 दिन प्रोटेस्ट चला था, 35 दिन उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। उन्होंने तो सीजीपीए को कुछ समझा भी नहीं था। जहां सिर्फ स्टूडेंट्स का बल था वहां पे हम लोग अपना नाम अरे नहीं मनोज लाना जी चाहते को थे। यही तो दर्द है। मनोज जी कह रहे हैं कि बाकायदे एयरपोर्ट से बाकायदे पलक पावड़े बिछा के आप लोगों को बैठाया गया, सारी सुविधाएं दी गई, अब अंदाजा ही नहीं था कि आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। दांव हो गया मनोज जी की पार्टी के साथ में, उनको पता नहीं था। वो सोच रहे थे जो देश भर में युवा नाराज हो रहा है ना, तो सीजेपी के बैनर तले आके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन वो न्यूट्रलाइज होने के बजाय वो बिल्कुल बम बन गया युवा। तो इनकी सरकार हिल गई नहीं। धर्मेंद्र प्रधान से कहां इस्तीफा लेने वाले थे ये? मनोज पंडित बोलिए। दुर्गेंद्र जी देखिए, आप ऐसा नहीं है कि देखिए लोकतंत्र है, या हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम लोग झारखंड नहीं गए, आप इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी मानते हैं ना अपने आप को। भाई अभी आपके नेता कहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुधरे, चीजें हो, अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो सही दिशा में ले जाया जाए उनको। आप झारखंड इसलिए नहीं गए क्योंकि झारखंड में क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी बन गए और आप झारखंड नहीं जाना चाहते थे। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी, वो दो लोग जो इनकी पार्टी के शीर्ष नेता बैठे हुए हैं, वो दोनों लोग आम आदमी पार्टी से निकले हैं। और वो दोनों लोग आज तक क्यों नहीं गए आम आदमी पार्टी आरएसएस से निकली है, ये भी लोग आरोप लगाते हैं कि जो अन्ना का आंदोलन था उसमें 40% लोग आरएसएस के थे। आरएसएस बाकायदे आधिकारिक रूप से कह चुका है इस बात को। तो वो भी कांग्रेस के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने मिलकर आंदोलन किया था, ये भी कहा जाता है। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि ये जो इन्होंने जो आंदोलन किया, ये बिल्कुल आम आदमी पार्टी समर्थित आंदोलन था? ये नहीं, हम क्यों मानेंगे? ये बताओ, आप बताओ, हम क्यों मानेंगे? हम कौन होते मानने वाले? ये मानेंगे भाई, आप ये मानते हैं? क्योंकि वो हम तो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, ये कहीं ना कहीं अरे भाई आम आदमी पार्टी भी इसी देश की पार्टी है, कोई पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी थोड़ी है जो उसके लिए हम चिंता करें। चिंता आप लोग करो, पॉलिटिकल लोग हो आप लोगों को चिंता सरकार जाने की, सत्ता की, हमें थोड़ी चिंता है। बोलिए। पाकिस्तान की कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान में कोई व्यक्ति नहीं है, पर लेकिन ये देश हमारा है, हर व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ये सारी चीजें जो हर व्यक्ति को इस बात की चिंता है कि भाई देश के भविष्य का क्या होना चाहिए। ठीक है, आप आंदोलन करिए, पर आंदोलन संविधान के दायरे में रहकर कीजिए ना। आप उस आंदोलन की व्यवस्था खराब कर देंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ये कहाँ उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है, वीडियो रील बनाएंगे, आप वहां पे चीजें खराब करेंगे। कोई समर्थन नहीं करता इसका, गाली गलौज का कोई समर्थन नहीं करता। बोलिए उत्कर्ष सिंह चौहान कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए उत्कर्ष। नहीं तो क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे बताइए क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई चलेंगे, उसको खून के आंसू लड़की को रुला दिया आप लोगों ने, अब क्या चाहिए? और हो गया जी, छात्रों को बोलने का मौका नहीं। हाँ बोलिए। तो वेदांत जी, आपने एजुकेशन रिफॉर्म की बात की, तो ये बताइए कि तीनों जो आपने जो मांगे रखी थी उसमें आप एजुकेशन रिफॉर्म कहाँ कर रहे हो? अगर आप एजुकेशन रिफॉर्म की चर्चा करना चाहते थे तो अभी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जैसा कुछ जंतर मंतर पे ही चल रहा है, आप वहां मुंह दिखाने क्यों नहीं गए? आप जेपीएससी के प्रोटेस्ट में आप कह रहे हैं क्योंकि हम वहां चले जाते तो उनपे टैग लग जाता। तो भाई साहब, आप खुद रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उनपे टैग कैसे लग जाता? अभी IIT दिल्ली में एक बच्चे ने आत्महत्या की और उससे डेटा सामने आया कि 68 आत्महत्याएं हो चुकी हैं। तो उसके लिए ना तो मनोज जी बोलेंगे ना तो वेदांत बोलेंगे, तो फिर किसको जवाबदेही लेनी चाहिए और किसको जवाबदेही देनी चाहिए? प्रश्न यहाँ पे ये उठता है। तो ऐसे में हमें हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा कि जब तक हम सीजेपी जैसे फ्लूक को, सीजेपी जैसे प्रोपेगेंडा को अगर हम नेतृत्व करता मानेंगे तो हमारी मांगे ऐसे ही हवा में रहेंगी और कोई एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी हमारे लिए नहीं बन पाएगी। बोलिए वेदांत, जवाब दीजिए। उत्कर्ष सिंह चौहान जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जैसे जवाब तो दे दो, फिर सवाल पूछना, पहले जवाब दे दो महाराज।
अब सवाल पूछना हमारे भी मतलब हमारी नौकरी खतरे में डालोगे, ये काम हमारा है भाई। आपस में पूछने लगोगे तो हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, जैसे इन्होंने कहा बीजेपी से सवाल पूछा नहीं गया ना, तो उनको सवाल बोलिए पूछने की आदत है। पहले जवाब दीजिए इनकी बात का, फिर इनसे सवाल पूछिएगा, बोलिए। नहीं, जैसे आप उत्कर्ष जी ने कहा कि मंत्री का इस्तीफा की मांग थी, एक एजुकेशन रिफॉर्म सिस्टम हमने बदलने की मांग करी ही नहीं। देखिए, मंत्री का इस्तीफा सिर्फ एक मांग थी, एक नेतृत्व था कि उसके पीछे पूरी परीक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। उन लोगों ने, सरकार ने मंत्री बदल दिया, उन लोगों को लगा कि हम लोग वहां थम जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें परीक्षा व्यवस्था में पूरा रिफॉर्म चाहिए। हम चाहते हैं कि आगे यूथ सिक्योर रहे कि उसका उनके कभी भी पेपर लीक नहीं होंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पेपर, ये सेंट्रल कहाँ गवर्नमेंट लिख के कर दिया पेपर। आपने? मंत्री जी को कहाँ लिख कर दिया है? वो पूछ रहे हैं ना उत्कर्ष, कह रहे हैं आप लोग प्रसन्न हो गए, नड्डा जी ने कुछ जूस वूस पिला दिया, आप लोग खुश हो गए, आप लोग, है ना? वेदांत जी, और आखिरी बार जब उधर मैंने अस्पताल बीजेपी का में नाम सुना था सोनम तो जी को जूस मिल सुचेता गया, दहिया जी को जूस वूस पी बर्गर के आप खाते लोगों ने देखा था, आंदोलन को खत्म कर दिया। 2 लोगों को नड्डा जी के पास देखा था और 1 लोगों को पार्टी करते देखा था। ये आपके 4 लीडरशिप थे जो आखिरी बार जिनको मैंने सीजेपी का देखा गया था। वेदांत देखिए, लीडरशिप ने हम लोगों को रिप्रेजेंट किया, यूथ को रिप्रेजेंट किया। जेपी नहीं, नड्डा वो जी पार्टी के वार्टी पास तो भी जेनजी जाके है, बात जेनजी करने। जेनजी पार्टी वाला तो जेनजी जस्चर में आता होगा, मुझे पता नहीं, मेरे जमाने में तो ये था नहीं, हम लोग तो पता नहीं जवान हुए भी नहीं, ऐसे ही हो गए। लेकिन ये वो जब जेनजी हमारे जस्चर है, यूं करता है। दुर्भाग्यपूर्ण आजकल देख बात रहे है हैं कोई कि नेता जेनजी यूं कर रहा है, गाली बना कोई दिया नेता है। यूं कर रहा है, और कोई पता चला अभी तो उत्कर्ष ने कहा कि 56 साल का अगर नेतृत्व होगा तो 56 छोड़ो ये भाई, 76 साल का भी नेतृत्व करने को तैयार है इस देश में। 76 साल का नेता भी इस देश में युवाओं को का नेतृत्व करने को तैयार है कि भाई हम करेंगे, ये भारत है। बोलिए। जेनजी, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनके इस हल्के प्रोटेस्ट ने जेनजी शब्द जो कि अपने आप में बहुत मजबूत था उसको गाली बना के छोड़ा है। अभी हम सब वीडियोस देख पा रहे हैं कि कैसे आर्मी के सामने और कई जगह जेनजी शब्द को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे उसका इस्तेमाल होना भी नहीं। अच्छा, देखिए, ठीक है। जेनजी शब्द को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे नहीं, अब ये हम सबकी मुद्दों की अपनी बात कर लेते हैं। इच्छा जेनजी होती तो है। ठीक है, अब जो यहाँ कुछ हो रहा है वो उसको देख रहे, मुद्दों की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। अमितेश, अगर उनका नेटवर्क ठीक हो तो मैं सवाल करूंगा अमितेश से। अमितेश सर, यूथ के बारे में सर मैं एक चीज ये कह जी जी बोलिए, कौन बोलना चाह रहा है? जी मैं ये कह रहा था सर कि बात हो रही थी पेपर लीक की, उसी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया था। जी, उसके बाद लास्ट जून में नेट का पेपर हुआ था, और नेट के पेपर की जो आंसर की होती है 7 दिनों के अंदर आ जाती है। वो अभी लास्ट में आंसर की दी है अगस्त में, लगभग 20 अगस्त के बाद, और उसमें भी 3 पेपर लीक होंगे, कॉमर्स के, इंग्लिश का और सोशियोलॉजी का। तो ये बताइए फिर उनके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से भी क्या फायदा हुआ अगर नेट का पेपर उसके बाद जस्ट लीक हो गया है? ये भी तो बात है। और उसके बाद जो आंसर की रिलीज की है उसमें हर पेपर में 8-8, 9 जो आंसर की रिलीज की है वो गलत रिलीज की है, तो इसका जवाब कौन देगा? और दूसरी बात, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये एक बात कह रहे थे कि वहां युवा रील बनाने जा रहा है। तो हमारी जो रैलियां होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो रैलियां करते हैं उसमें वो कहते हैं कि आज का युवा जो रील बना के पैसे कमा रहा है वो तो रील को प्रमोट कर रहे हैं। अगर रील का ट्रेंड ना चल रहा होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी रात के 12 बजे, जो युवाओं के जागने का टाइम है जेनजी का, तो उस टाइम रील बना के ना कह रहे होते माय फ्रेंड्स, जो भाइयों बहनों पे शिफ्ट थे। और तो मैं ये बताना अभी इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान भी अभी एक कार्यक्रम में देख रहा, प्रधानमंत्री जी ने रील का जिक्र किया, जबकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 21वीं सदी का सबसे खतरनाक नशा है रील, युवा बर्बाद हो रहा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, रील को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो खैर रील और रील का अलग ही मामला चल रहा है इस देश में। बोलिए अमितेश, बोलिए, कंप्लीट करिए। जी मैं यही कह रहा था कि उससे हो भी क्या रहा, 2014 से लेकर 2024 तक 11 सालों में लगभग 1,23,918 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। तो जो आत्महत्याएं की हैं तो इसका मतलब अगर छात्रों ने की हैं, और लिखा ही यही है कि छात्रों ने की हैं, तो ये एजुकेशन सिस्टम का हमारा फेल्यूर है ना। उसके बाद 22 छात्रों ने आत्महत्या की थी जो 3 पेपर हुआ था नीट का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी नेट का पेपर लीक हुआ था। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा हो जाए, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाए, तो हमें उससे मतलब नहीं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें कौन देगा? हमारा जो बढ़िया रिजल्ट है, जब मैं नेट के पेपर का वेट कर रहा था, नेट के रिजल्ट का, मैं सोच रहा हूँ कि पीएचडी में फॉर्म डालूंगा, जेआरएफ की तैयारी करूंगा, तो मैं किस हिसाब से तैयारी करूंगा, इसकी मुझे गारंटी कौन देगा? और जो कह रहे थे मनोज महोदय कह रहे थे कि वहां पे अराजक तत्व पहुंच गए, तो पुलिस किसकी है, आईबी किसकी है, और जो एलआईयू होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये किसके अंडर में आती? तो ये भी तो सवाल होगा। तो जब आपके अंडर में कोई चीजें आ ही नहीं रही, आप कोई चीज संभाल ही नहीं पा रहे हैं, और कह रहे कि जंतर मंतर पे युवा जा रहे हैं,
तो उसके लिए संवैधानिक अधिकार है उनके पास और शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता ही है। अगर 2000 कुछ जो आपने डाटा बताया था कि 2000 कुछ वहां अपराधी लोग गए हैं, तो वहां पहले से ही कह रहे थे कि यहाँ अपराधी लोग आ रहे हैं जो प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं, जो प्रोटेस्ट को हिंसक बना रहे हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि इनको आइडेंटिफाई कौन करेगा, इनको गिरफ्तार कौन करेगा? जो इन अपराध के आड़ में जो छात्रों पे मुकदमे किए जा रहे हैं, इनकी बात कौन करेगा? तो मैं यही कहूंगा कि मेन बात मुद्दों की जाए, छात्रों की जाए। अपराध छात्रों को जो अपराधी बनाए जा रहे हैं, तो इस पे ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा ठीक है, है, ये धन्यवाद। नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मैं पहले एबीपी के नेता के पास जाऊंगा। वो उन्होंने सबसे पहले इस कार्यक्रम में ओपनिंग कमेंट में कहा था कि उन्होंने एनटीए के सामने प्रदर्शन किया और एनटीए एक के बाद मतलब न्यूनतम प्रदर्शन करता जा रहा है। तो इस पर जरा उत्कर्ष कुछ कहेंगे, बोलिए उत्कर्ष। चिंता है आपको, फिक्र होती है एनटीए की? जी, एनटीए की जवाबदेही बिल्कुल होनी चाहिए, एनटीए को अकाउंटेबल होना चाहिए। और एनटीए से कई सवाल हम लोगों ने प्रोटेस्ट के माध्यम से और धरना प्रदर्शन के माध्यम से कई बार पूछे हैं। हम लोगों ने एनटीए के जो चेयरमैन हैं प्रदीप जी, उनका भी हम लोगों ने इस्तीफा मांगने की कोशिश की। हम लोगों ने अपनी आवाज पूरी बुलंदी के साथ में रखी। लेकिन सबसे पहले हमें यह तय करना होगा, अगर हमें इन मुद्दों को रखना है कि तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा, युवाओं का नेतृत्व कौन करेगा, आप जिनजियों का करिए ना, नेतृत्व कौन करेगा? तो मैं विद्यार्थी चाहता हूं- परिषद करे। नहीं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी लोग- का विंग नहीं है, वो करे। विद्यार्थी परिषद क्यों नहीं आगे बिल्कुल, आता है? विद्यार्थी परिषद, आपने देखिए कहा वैसे एनटीए का है, परिषद- तो आप इतना बड़ा आंदोलन आप खड़ा करिए ना। किसने रोका आपको इस देश में? खड़ा विद्यार्थी करिए। परिषद भाई साहब 9 जुलाई 1949 से ही एक प्रदर्शन, एक मूवमेंट की तरह कोई भी सर सरकार आज तक इतिहास अच्छा बताइए, बताइए विद्यार्थी इतिहास नहीं, परिषद वर्तमान का का बताइए। जंतर हर मंतर बार जैसा कोई शुरुआत आप प्रदर्शन 1948 आपको से याद हो तो लेते हैं, बताइए 1949 मुझे। से ही कर देते हैं। ठीक है, मैं रोक रहा हूं, मैं दोनों देखिए, साथियों को रोक रहा हूं। विजय जी मेरा ठीक है अमितेश, ओके। मेरा सवाल उत्कर्ष है कि कोई एक जंतर मंतर जैसा कोई इतना बड़ा आंदोलन बताइए विद्यार्थी परिषद ने आज तक किया हो छात्रों के हितों में। मैं सीजेपी की बात नहीं करता, मैं सीजेपी को नहीं क्रेडिट देना चाहता, मैं इस देश के युवाओं को क्रेडिट दे रहा हूं। आप बताइए देखिए भाई साहब, आपने क्यों नहीं विद्यार्थी किया? परिषद- आप तो ऐसा देखिए, प्रदर्शन विद्यार्थी करते हैं कि परिषद जंगल ने- में मोर नाचा, किसने देखा? आप प्रदर्शन भी कराए और किसी ने देखा भी नहीं। चुपचाप आप छुप के वैसा नहीं है। तख्तिया लेके प्रदर्शन आप करने अभी गए थे क्या भाई? आप अभी रिसेंट का एग्जांपल ले लीजिए। आप अपना इंस्टाग्राम, अपना यूट्यूब, अपना फेसबुक भैया मैं चलाता नहीं हूं, इंस्टाग्राम वाला आदमी नहीं हूं मैं, ये प्रधानमंत्री चलाते हैं, हम नहीं चलाते हैं। जेपीएससी के विरोध में, जेपीएससी जो पेपर लीक हुआ है उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद सर ने एक पूरे देश भर युवाओं में के प्रदर्शन सारे किया। मसले को लेकर मेरे भाई उत्कर्ष, मेरे युवा साथी, सारे मसलों को लेकर, यूथ एजेंडा को लेकर विद्यार्थी परिषद क्यों नहीं दिल्ली में कहीं बैठा, कहीं जंतर मंतर पे कहीं बैठता और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करता? क्यों नहीं किया आज तक? 49 से लेकर अब तक बताओ कौन सा बड़ा आंदोलन खड़ा किया जिसमें युवाओं के हितों की बात हुई हो? देता हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने जंतर मंतर या कोई ऐसी जगह पर बैठ करके विद्यार्थियों के मुद्दे क्यों नहीं उठाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 13 मई 2026 को विद्यार्थी परिषद सबसे पहला छात्र संगठन जिसने एनटी के खिलाफ अपना मोर्चा खोला, प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी और मांगों को इंक्लूड भी करवाया अमेंडमेंट बिल में। जो एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल आया है उसमें आप खोल करके देखेंगे तो दो सर प्रोविजन वो हैं आपको कि पता 10 ही साल है तक अमेंडमेंट की- बिल क्या है। अब वो केवल बस ये है कि गालिब ख्याल अच्छा है, वो कौन सा शेर है, बस ये भाई है साहब और कुछ देखिए, है नहीं उसमें। अपनी सबको पता है क्या है हमारी वो। मांगे हैं, वो हमारी मांगे सरकार सुने। सरकार एक बिल लेकर के आए, वो एक्ट की तरह पूरे ये देश भर में सैद्धांतिक लागू बातें हो। आप लोग बढ़िया करते विद्यार्थी- हैं। मैंने देखा संघ और नहीं। आनुषंगिक संगठनों के लोग सैद्धांतिक बातें बहुत बढ़िया करते हैं, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं उनकी बात। ये ऐसा मुझे लगता है कि पूरा देश ही बदल गया। गया, ऐसा लग रहा है मैं बदल गया। आनुषंगिक संगठन और भाई आप साहब, लोग हम जो है लोग- ना ये बातें बहुत हम बढ़िया लोग करते हैं। provisions अरे पे- भैया कुछ हम लोग कम से provisions कम पे कुछ बात छात्रों के करते लिए हैं। करो ना आप लोग। क्यों नहीं करते हैं भाई साहब? आप देखिए ना, आप प्रोविजंस देखिए ना, प्रोविजंस की बात करिए। लेकिन आप मैं amendment आपकी bill उठा करके देखिए। आपकी कूलनेस की दाद देता हूं। आप इतने कूल लीडर हैं, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं लेकिन आपको वही बताना जो आप बताना चाह रहे हैं। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, डक करते जा रहे हैं। आप अच्छे बल्लेबाज हैं, सवाल के आप बड़े आपके बेहतरीन सारे बल्लेबाज हैं, जवाब मैंने दिए। आप शतक पर शतक आपके बना सारे रहे हैं, जवाब बेहतरीन मैंने बल्लेबाज हैं आप। थैंक यू। बताइए मनोज पंडित, जरा हमारे युवा साथी अमितेश पाल के सवालों का जवाब दे दीजिए, लेकिन थोड़ा छोटे में, लंबे में नहीं। दुर्गेंद्र जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने इतना सख्त कानून देश में लागू कर दिया, फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू कर दिया, पूरी शिक्षा नीति बदल दी, और इसके अलावा क्या चाहिए? और जो भी चीजें हैं उन सब चीजों पर विचार किया जा रहा है। देश का शिक्षा नीति के हिसाब से देखिए, जो अभी तक संविधान में पढ़ाया, देश में जो पढ़ाया जा रहा था वो क्या था कि मुगल ये मुगल वो। आज सर सारी शिक्षा चीजें नीति, देखिए वहां पर मत ले अभी जाइए, कांग्रेसियों अब को- मुगल पे नहीं, मत ले देखिए, जाइए। नो 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 नो, मुगल पे नहीं जाने दूंगा इस डिबेट को ना, मुगलों पे नहीं जाएगी डिबेट, ये डिबेट छात्रों पे रहेगी। मैं आता हूं उत्कर्ष। मनोज जी, मैं बहुत अदब के साथ में आपसे पूछ रहा हूं
मनोज जी सर एक एक चीज ये मैं जो पूछना शिक्षा चाहूंगा नीति है मनोज जी, शिक्षा नीति कितने परसेंट लागू हुई है? जो 2020 में आई थी बताओ कितने परसेंट लागू हुई? नहीं तो मैं डेटा सर, निकालूंगा अभी फिर मैं कितने एक परसेंट लागू हो प्रश्न पाई? पूछना चाहूँ। मनोज जी को जवाब देने दीजिए। मनोज जी बोलिए। देखिए, देश में नई शिक्षा नीति आ गई। कितनी लग गई आप सर देखिए, और कहां कहां लग गई? कहने के लिए है, बताइए उसका इम्प्लीमेंटेशन मैं- धरातल पर कितना हुआ वो बताइए हमको, आप बताइए। नहीं, आप देखिए ना, अभी तो अब 60 से 65% पूरे देश में पूरा सिस्टम लागू कर दिया। नहीं लागू हुआ सर, वीरेंद्र जी, आप तो फिर देखिए गूगल ना, करिएगा, उसके नहीं लागू हुआ। consequences तो हम लोगों को झेलने पड़ 20% रहे हैं नहीं ना। लागू हुआ सर, देखिए, 20% आप नहीं हुआ, इतना सख्त 20% नहीं हुआ। कानून, इतना सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट कौन लेके आया? किसी अरे सर, सरकार आप की ले थी आइए, हिम्मत खुद हुई? भी ले आइए आप देखिए सर, उसके बाद भी एनटीए में क्या हुआ। अभी ये बच्चा कह रहा है, सर, एक चीज मैं अमितेश पूछना पाल चाहूंगा। अभी कह रहे हैं कि भाई पेपर फिर गड़बड़ हो गया, आप लेते रहिएगा, आप कानून बताइएगा। सर अरे एक दंड गड़बड़ कितने हो लोगों को दे रहे हैं आप? देखिए, सर, एक दंड प्रश्न कितने मैं लोगों को आप पूछना दे रहे हैं? चाहूंगा। सर एक सेकंड, गड़बड़ का इलाज किया सर जाएगा ना। एक प्रश्न मैं आप ऐसी पूछना सजा चाहूंगा। सर देंगे 14 लोगों से को आप शासन कि कर लोग रहे हैं रूह और इलाज जाएंगे 26 में कर रहे ऐसे हैं। विषय में सोचने के मनोज लिए। भाई 14 से शासन कर रहे हैं, इलाज 26 में याद आ रहा है आपको? सर गजब है सर भाई। एक प्रश्न मैं पूछ रहा सर हाँ बोलिए बोलिए अमितेश बोलिए। सर मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस का उसका एग्जाम होता था, स्टेट का एग्जाम। वो एग्जाम जो लीक हुआ था उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए उससे अब तक कितने लोगों को सजा हुई ये बताइए। उसके जो एचओडी प्रोफेसर थे, जिन लोगों ने उसे एक्सपोज किया था, वो लोग अभी तक घूम रहे हैं, बेचारे अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, उन्हें बचाने व्यापमं फास्ट घोटाले ट्रैक की कोर्ट का बात क्या कर हुआ? रहे हैं आप, जो व्यापमं की। जी। एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना है, एमपी एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट से कितने लोगों को सजा हुई है? और दूसरी बात ये सर, हर बार जब भी कोई इसके पीछे पकड़ा जाता है, पेपर लीक के पीछे, कहीं ना कहीं से वो जुड़ा हुआ बीजेपी से ही होता है। तो आप नहीं, वो तो स्टेज जिसकी पे तो सत्ता हर रहती जगह है, बहुत ऐसे लोग अमितेश, ऐसे लोग सत्ता के साथ रहते हैं। मैं बीजेपी की बात नहीं करता, जिसकी सत्ता उसी के साथ रहते हैं। ऋषभ पांडे एनएसयूआई के नेता हैं। ऋषभ पांडे, अभी मनोज जी ने कहा, मैंने इसीलिए एक जेनजी के अलावा एक हमने मेच्योर व्यक्ति भी रखा है इस कार्यक्रम में, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है कि ऋषभ पांडे, अभी मनोज जी ने कहा कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, हमने शिक्षा नीति लाई, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आ गए, हमने नया नकल का कानून लेकर आ गए। और क्या चाहते हैं भाई इस देश की युवा? बोलिए। देखिए, इनकी सरकार आई ना, तो कुछ हुआ चाहे ना हुआ, हर विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि तो जरूर हो गई। और जो आम स्टूडेंट थे, जो पढ़ने वाले थे, उनकी फीस बढ़ गई, उसकी वजह से सबको पढ़ने में दिक्कत हुआ। साथ ही साथ स्कॉलरशिप आना बंद हो गई है। तो पूर्ण रूप जितनी स्कॉलरशिप आनी चाहिए, स्कॉलरशिप आना बंद हो गई है। ये इन्होंने नई शिक्षा नीति लाई, ठीक है, बोलने पूरी रूप से लागू हो चुका है, पर फीस वृद्धियां भी तो हुई हैं। फीस वृद्धियां की कहाँ गया? लगातार जो किसान वर्ग के, सच में जो किसान वर्ग के परिवार से छात्र आते थे, उनको पढ़ने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन का कितना दिक्कत हो रहा है, ये नहीं समझेंगे। साफ साफ इन्हें समझ में आता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को, नई शिक्षा नीति लाके शिक्षा को महंगा किया है और छात्रों को सड़क उतारने का काम किया है। ठीक है, उत्कर्ष सिंह चौहान, मैं आऊंगा। मनोज जी आता हूं मैं। उत्कर्ष सिंह चौहान बोलिए। योगेंद्र जी, शिक्षा को शिक्षा मनोज जी अभी मनोज जी मैं आता हूं, मैं मनोज जी में आता हूं। उत्कर्ष को जरा बोलने दीजिए, मैं आता हूं, आपसे लूंगा जवाब। बोलिए उत्कर्ष। क्रांतिकारी चीज ये सरकार क्लेम करती है छात्रों के लिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपने खैर मेरा प्रश्न पूछ ही लिया था और उन्होंने कहा 60 से 62% लागू कर दी है। सर अभी भी आप 5% तक भी कायदे से उसको लागू नहीं कर पाए। और लो, आप हमने कहते ज्यादा हैं कि कह दिया भाई, GDP मैंने 20% कह दिया। ये तो उत्कर्ष बिल्कुल हवाई निकाल दे रहे हैं शिक्षा नीति की। बोलो भाई। आप कहते हैं आप जीडीपी का 6% देंगे शिक्षा नीति को, आप 2.9 से ऊपर नहीं आगे बढ़ पा रहे। आप कैसे बात कर रहे हैं कि आपने 60% दे दिया? ये तो फिर आप ऐसी बात करेंगे तो सीजेपी जैसी पार्टियां तो डिमांड करेंगी ही कि फ्लू मुद्दों को लेकर के। बोलिए मनोज जी, बोलिए, जवाब दीजिए भाई। सर एक चीज युवा जवाब मांग रहा है और जोड़ना चाहूंगा सर, ये नीति में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। बोलिए बोलिए सर, ये नीति 4th ईयर प्रोग्राम था, उसमें मैं ये पूछना चाहूंगा 4th ईयर में कितने बच्चे पहुंचे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चों ने इंट्रेंस नहीं दिया 4th ईयर के लिए, तो उन्हें डायरेक्ट पीजी में एडमिशन दिला दिया कि बेटा 7 ही बच्चे हैं, 6 ही बच्चे 4th ईयर में पहुंचे, आप ऐसा करिए डायरेक्ट पीजी में एडमिशन ले लीजिए। जब 4 साल का बीए करके 5वीं साल का एक मास्टर्स 1 ईयर का करवा रहे तो पिछले वाले में क्या दिक्कत थी? और दूसरी बात यह है कि पहले 3 सब्जेक्ट चूज किए जाते थे और उसके बाद जो आपका मन होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता, वो छोड़ देते थे। अब आपको पहले माइनर मेजर करके कर रहे हैं, तो आप ये पूछिएगा यूनिवर्सिटी में जाके एक बार पता करिए कितने बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ इसके चक्कर में। आप बीएड जो लेके आ रहे हैं, बच्चे अपना सब्जेक्ट ही नहीं चूज कर पा रहे। ये भी तो बताइए, मेजर माइनर जो आप लेके आए, मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के नेताओं को पता ही नहीं है कि ये मुद्दे भी हैं युवाओं। जो लोग नीति तय कर रहे हैं उनको ये पता ही नहीं, ये दुश्वारियां पता ही नहीं है उन्हें पता ही नहीं कि ये हो रहा है।
देश आप किसी देश भी का जो यूनिवर्सिटी में भविष्य जाके तय कर पता रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं आपके मुद्दे, और कब बात करेंगे जेएनजी के युवाओं की। सर, मनोज पंडित बोलिए, जवाब दीजिए सर मनोज पंडित। मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं सर। बोलिए बोलिए सर बोलिए। मेजर आप ये देखिए, सीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सीजेपी सारे सिस्टम का अपने मतलब लाभ उठाने की बात कर रही है। क्या उन्होंने मुद्दे रखे थे क्या? अरे क्या सर, चीजें सीजेपी को जाने भाई दीजिए कह ना। रहे थे हम चीजों को लेके आए सीजेपी थे क्या भाग्य वो? विधाता थोड़ी है, पहले की- ये देश का देखिए युवा पूछ देखिए रहा है। दुर्गेंद्र जी, पहले की शिक्षा नीति और अब की शिक्षा नीति में फर्क क्या है? पहले लोग रट्टू तत्व बना रहे थे, आज आज एक काबिलियत पैदा करी। आज 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 जितना जो नई आप शिक्षा यूनिवर्सिटी नीति में है, आके पता तो करिए क्या हालत है यूनिवर्सिटियों में। नहीं देखिए, हालत तो बहुत अच्छी है। हालत मैं अगर मैं उसी का छात्र हूं, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं क्या हालत है। चलिए, मैं आप अगली चर्चा आइए तब इसी पता पर करिए करूंगा कितने बच्चे यूनिवर्सिटी फोर्थ ईयर पर। में एडमिशन ले रहे हैं, दुर्भाग्य की कितने बात लोगों यह ने है, इस देश का मीडिया भी शिक्षा पे चर्चा नहीं करता, यूनिवर्सिटी पे चर्चा नहीं करता, दुर्भाग्य की बात माइनर के चक्कर में कितने बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ, ये भी तो बताइए मुझे। जब बच्चे मेजर माइनर का उन्हें मतलब ही अरे नहीं पता, मनोज जी, भले या आदमी, तो उसको इनको मत बताइए फंसाओ पहले। भाई, ये भले आदमी अच्छे व्यक्ति हैं मनोज जी, ये ठीक बात करते हैं। मनोज जी बताइए, जवाब दीजिए। नहीं आप बता, नहीं देखिए, पहले की शिक्षा नीति में और अब आपकी आज की नीति में क्या फर्क नहीं है? अरे सर, पहले से तुलना करेंगे तो पहले वाले बहुत खराब लोग थे, तभी तो आप अच्छे लोग आए हो ना, अच्छे दिन आए हैं, अच्छे लोग आए हैं भाई। आप देखिए कि अब मुझे देश के इतिहास को उठा के देख लीजिए, कब पेपर सर, मैं लीक इतिहास हुआ, नहीं जलना या चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग भूगोल बदल रहे भारतीय जनता हैं, पार्टी इतिहास को छोड़ क्या दीजिए। ऐसी पहल पुरानी पार्टियों ने की थी, पुराने किसी सरकार ने की थी? नहीं कभी की थी सर, मैं मान ले रहा हूं, कोई दलील नहीं। कल्याण सिंह के टाइम में आपको दुर्गेंद्र जी याद होगा, इनको बच्चों को नहीं पता, कल्याण सिंह जी के टाइम में हथकड़ी लगाकर लोगों को जेल भेज दिया जाता था। ये हाल था शिक्षा नीति का और शिक्षा का। पर लेकिन जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने कानून ही वापस ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए कि हम बच्चों को हथकड़ी नहीं लगा सकते और चीजें नहीं कर सकते। तो चीजों का, ये हिंदुस्तान है, भारत है, बदलाव लाने में समय लगता क्या है। आप बच्चों को हथकड़ी लगाने की मुराद रखते हैं क्या? युवाओं को हथकड़ी लगाने की मुराद रखते हैं क्या आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये बताइए मुझे। मुराद की बात नहीं है, अगर किसी भी चीज को सख्ती से अगर आप लागू करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजों को आपको प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा। नहीं, हथकड़ी लगाना सही मानते हैं क्या भाई? बताओ उत्कर्ष, क्या बच्चे को, छात्र को हथकड़ी लगनी चाहिए? नहीं तो अगर गलत काम करेगा तो नहीं लगनी चाहिए। आप मुझे बताइए, क्रिमिनल भाई, उसको रेस्ट्रिकेट कर दो, उसका विदल्ट कर दो, उसको हथकड़ी लगा दोगे? ये क्रिमिनल, इसको क्रिमिनल की तरह आप ले लोगे? नहीं, पहले आप भी नकल में पकड़े जाने पर रेस्ट्रिकेट किया जाता था, पूरे परीक्षा में विदल्ट कर दिया जाता था। ये कौन सा अच्छा काम किया था कल्याण सिंह ने, जो हथकड़ी लगा के भेज रहे थे लोगों को? टीचर को भी हथकड़ी लगती थी, आपको पता है, मुझे भी पता है, टीचर को भी हथकड़ी थी। राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे, पता होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए भाई उत्कर्ष, बोलिए, हथकड़ी लगाना जायज है? उत्कर्ष चौहान जी देखिए, अच्छा बोलिए बोलिए जी बोलिए, अवस्थी बोलिए। हथकड़ी लगाना बिल्कुल जायज नहीं है। हम ऐसे संगठन हैं जो विद्यार्थियों के हित के बारे में बात करते हैं, तो हथकड़ी लगाना बिल्कुल भी जायज नहीं है, और विद्यार्थियों को अपराधी घोषित कर देना बिल्कुल भी जायज नहीं है। इसके विरोध में मैं उत्कर्ष चौहान बोलिए। ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो गया, हम सख्ती कर रहे हैं और पूर्व की सरकारों ने सब चौपट कर दिया। उत्कर्ष चौहान जी, सख्ती कर रहे हैं, लेकिन वो सख्ती सर अपने लिए कब करेंगे, मेरा ये प्रश्न है। जैसे कि अभी अमितेश जी बता रहे थे, ये मुद्दे तब तक नहीं, मतलब जब तक आप लोग ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरेंगे। क्या है कि सरकार अब जनता से बहुत इतर हो गई है, बहुत दूर हो गई है। पहले क्या है, राजा जो है वेश बदल के जाता था, लोगों से पूछता था कि क्या क्या दिक्कत है, तो उसको समझ में आता था। आज के राजा को ये नहीं पता कि एनईपी में पढ़ने वाले बच्चे को 3 सब्जेक्ट मिलते हैं मेजर माइनर, जैसे अमितेश बता रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि बीए 4th ईयर का आपने वादा तो किया था कि बीए 4th ईयर करने वाले को डायरेक्ट पीएचडी ऑफर करेंगे, लेकिन 4th ईयर का कोर्स नहीं चला पाते हैं आप। आज भी ये भी नहीं पता कि आप बताते हैं कि 1 साल में ड्रॉप आउट वाले को डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिल रही है। एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में आप चेंज कर सकते हैं, बायलैटरल इंस्टीट्यूट ही आपको चेंज करने का मौका नहीं देता है। ये सच्चाई है। आप नीति कितनी भी बना लीजिए, लेकिन जब तक सर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक ये सारी बातें हवाई हैं। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि बच्चों को हथकड़ी पहनाना जायज है, तो अभी सीजेपी का आपने कम प्रोटेस्ट देखा है सर। अभी और भी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। आपको विनम्र होके, सहिष्णु होके हमारे मुद्दे सुनने पड़ेंगे, और हमको भी मौका देना पड़ेगा। हमारी नेतृत्व क्षमता को सिर्फ सराहिए नहीं, उसको मौका दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे मुद्दे क्या हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उत्कर्ष सिंह चौहान ने कि भाई अब आप हथकड़ी लगाने की मुराद करते हैं या कोई नज़ीर पेश करते हैं। कल्याण सिंह ने हथकड़ी लगवा दी थी, ठीक है, उस दौर की जो स्थितियां रही होंगी, लेकिन क्या आज का जेनजी, आज का छात्र इस बात को बर्दाश्त करेगा? और दूसरी बात कि नेताओं को पता ही नहीं है, जो नीति बना रहे उन्हें पता ही नहीं है अमितेश जैसे छात्र किस संघर्ष में, किस भंवर में। उत्कर्ष ने दर्जन भर मामले बता दिए। युवाओं की इन बातों को कौन एड्रेस करेगा? और ये युवा चेता रहे हैं कि अगर आपने इनकी मुद्दों को नहीं समझा, इनकी समस्याओं को हल नहीं किया, तो सीजेपी का आंदोलन आपने छोटा देखा है, छोटा। इस देश में बड़ा युवा आंदोलन होगा। नमस्कार।